नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि सीपीसी की जो क्वेश्चनरी होने वाली है उसके बारे में बातचीत करेंगे। दिव्यांगता यानी कि विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट के बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना इसको। मिलिट्री वाली वरिष्ठ और नीतिगत पदों पर SC ST का कम प्रतिनिधित्व के बारे में बातचीत करेंगे। जो भी SC ST वाले पदोन्नति या MACP पर वेतन बढ़ने के बाद अगली वेतन वृद्धि के बारे में बातचीत करेंगे। जो भी यहाँ पर MACP वाले हैं, CCS RP रूल्स 2016 के तहत स्टेपिंग अप के मामलों में वेतन वृद्धि के बारे में बात करेंगे, जो जिनका स्टेपिंग अप होना है। सांविधिक नियमों के तहत वेतन नियतन के बारे में बातचीत करेंगे। नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन में असमानता के बारे में बातचीत करेंगे। जो भी यहाँ पर संविदा वाले हैं जरूर सुने। और कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए विवाहित पुत्री क्या हो सकती है पात्र, इसके बारे में बातचीत करेंगे। CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवरेज के बारे में बातचीत करेंगे, जरूर सुनना। PWBD उम्मीदवारों के लिए लिखने की शारीरिक सीमा संबंधी प्रमाण पत्र का माननीकरण, इसके बारे में बातचीत करेंगे। जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। जुलाई 2026 से DADR के बारे में बातचीत करेंगे। CPSES के एग्जीक्यूटिव्स और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के बारे में बातचीत करें, जरूर ध्यान से सुने। तो ये सब आपके फायदे की होने वाली बातचीत है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना आपने, वरना जो भी लाभ है आप इनसे वंचित हो सकते हैं और पता भी नहीं लगेगा। चलो शुरुआत करते हैं और ध्यान से सुने प्लीज। मेरे दोस्तों, 8th सेंट्रल पे कमीशन यानी कि CPC की क्वेश्चनरी भरने की जो आखिरी डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। उसको 31 मार्च 2026 के लिए कर दिया गया है। अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, चाहे आप पेंशनर हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सरकारी विभाग से, मंत्रालय, यूनियन, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, तो ये जो खबर है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। 8वां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी 18 सवालों वाली क्वेश्चनरी के जरिए आपसे वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों पर आपके विचारों को मांग रहा है, जिसे आप mygov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। ध्यान रहे, सिर्फ ऑनलाइन सबमिशन से ही यहाँ पर मान्य होंगी। यहाँ पर कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं चलेगी, ईमेल नहीं चलेगा, कोई PDF नहीं चलेगा। ऐसा जवाब बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। और जितने भी जवाब हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर गोपनीय या कॉन्फिडेंशियल रखे जाएंगे। इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के अपनी बात को जरूर रखें और इस सुनहरे मौके का जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि यह आयोग का डिसीजन जो है वो सीधे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फ्यूचर को जरूर यहाँ पर प्रभावित करने वाला है। अब बात करते हैं दिव्यांगता यानी विकलांगता पेंशन में आयकर छूट की। इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बाद आखिर क्या बदला है? लोकसभा में पूछे गए एक अहम सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी ने यह स्पष्ट किया है कि सैन्य सेवा के दौरान दिव्यांग हुए या सेवा से अयोग्य घोषित किए गए सैनिकों को विकलांगता पेंशन पर आयकर छूट सन 1922 से मिलती आ रही थी, जैसा कि आप सब जानते हैं। जो आयकर अधिनियम 1961 में भी जारी रही, ये भी आप जानते हैं। लेकिन जब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू हुआ तो पुराने सभी प्रावधान और उनसे जुड़ी व्ययवर्तियां स्वतः ही यहां पर समाप्त हो गई। और अगर नए कानून में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया जाता तो यह छूट पूरी तरह से ही खत्म हो जाती। इसलिए यहां पर सरकार ने नए अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान को जोड़कर इस छूट को उसी दायरे और शर्तों के साथ जारी रखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर इनके कहने का मतलब क्या है कि सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों के डिसेबिलिटी पेंशन पर आयकर छूट पहले की तरह ही बरकरार है। जो बदलने वाला है वो सिस्टम अलग है। हाँ, अब वरिष्ठ और नीतिगत पदों पर SC ST का कम प्रतिनिधित्व के बारे में बातचीत करते हैं। लोकसभा में उठा है जो यह सवाल। 11 मार्च 2026 को लोकसभा में डॉक्टर मल्लू रवि जी ने सरकार से पूछा था यह सवाल कि क्या जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के जो पद होते हैं उनमें जो अनुसूचित जाति वाले हैं, जनजाति वाले हैं, उनका जो प्रतिनिधित्व है अनुपातिक रूप से कम है, जिस पर क्रमिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर इसका
आंसर दिया है। उन्होंने कहा कि इस स्तर के आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध ही नहीं है। अब बताओ, हालांकि सरकार ने ये यहाँ पर जरूर बताया है कि जो भी ग्रुप ए के सबसे निचले स्तर तक शेड्यूल कास्ट को 15% और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% आरक्षण पदोन्नति में दिया जाता है और सभी मंत्रालयों में लाइजन ऑफिसर्स और रिजर्वेशन सेल की यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है। और 1 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के जो आंकड़े हैं उनके अकॉर्डिंग समग्र सरकारी सेवाओं में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का प्रतिनिधित्व क्रमशः 15% है और 7.5% से यहाँ पर अधिक है। लेकिन सवाल यह है कि जब वरिष्ठ पदों का यहाँ पर डेटा ही नहीं रखा जाता है तो नीति निर्माण में असली प्रतिनिधित्व की तस्वीर आखिर कैसे यहाँ पर सामने आएगी? ये भैया बात है। अब पदोन्नति या एमएसपी पर वेतन बढ़ाने के बाद अगली वेतन वृद्धि आखिर कब मिलेगी, इसके बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि लोकसभा में मिला है इसका जवाब। 11 मार्च 2026 को लोकसभा में श्री आनंद भदौरिया जी ने एक सवाल किया था। उनके उत्तर में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने स्पष्ट किया है कि डीओपीटी के 13 सितंबर 2022 के कार्यालय ज्ञापन और 26 अक्टूबर 2018 के जो आदेश हैं उनके अकॉर्डिंग जब किसी वरिष्ठ अधिकारी का वेतन यहाँ पर स्टेपिंग अप के तहत बढ़ाया जाता है तो उस पुनः निर्धारित वेतन की तिथि से आवश्यक अहर्क सेवा पूर्ण होने पर ही अगली जो वेतन वृद्धि होती है वो मिलेगी। साथ ही यहाँ पर जो 7वां पे कमीशन है उसके तहत CCSRP रूल्स 2016 के रूल 10 के तहत अब वेतन वृद्धि की 2 यहाँ पर डेट होंगी। वो कौन सी होंगी? एक होगा 1 जनवरी और एक होगा 1 जुलाई। और दिल्ली हाई कोर्ट ने WP क्लॉज C 12452/2023 में यह भी माना है कि स्टेपिंग अप केवल वरिष्ठ कर्मचारी की वेतन विसंगति दूर करने के लिए है और इससे उनकी अगली वेतन वृद्धि की तिथि यहां पर प्रभावित नहीं होती है, जिसे सरकार ने उस मामले के आवेदक के लिए लागू भी कर दिया है। अब बात करते हैं CCSRP रूल्स 2016 के तहत स्टेपिंग अप के मामलों में वेतन वृद्धि का विनियमन। लोकसभा में इसका जो जवाब है इसका जवाब मिला हुआ है। 9 मार्च 2026 को लोकसभा में श्री आनंद भदौरिया जी ने यह सवाल किया था। इसके आंसर में वित्त राज्य मंत्री जी श्री पंकज चौधरी जी ने इसको स्पष्टीकरण किया है। 7वें वेतन आयोग की वेतन संरचना में अगली वेतन वृद्धि की तारीख CCSRP रूल्स 2016 के रूल 10 से शासित हुआ करती है और रूल 15 के अकॉर्डिंग यह नियम पुराने सभी वेतन नियमों जिनमें यहाँ पर फंडामेंटल रूल्स और 1947 से 2008 तक के सभी CCSRP रूल्स शामिल हैं। पर अधिभावी यह है कि यानी जहां भी असंगति होगी वहां रूल 10 ही यहां पर लागू होगा। और दिल्ली हाई कोर्ट ने WP क्लॉज C 12452/2023 में ये माना कि स्टेपिंग अप जो है वरिष्ठ कर्मचारियों के व्यक्तिगत अधिकार हैं जो केवल कनिष्ठ वरिष्ठ वेतन विसंगति दूर करने के लिए है और इससे वरिष्ठ की अगली वेतन वृद्धि की जो डेट है वो प्रभावित नहीं होती है। हालांकि सरकार ने यह डिसीजन केवल उस मामले के आवेदक तक सीमित रखा हुआ है और अभी तक कोई सामान्य आदेश भी यहां पर जारी नहीं किया गया है। अब बात करते हैं सांविधिक नियमों के तहत वेतन नियतन का विकल्प। इसके बारे में बातचीत करते हैं कि लोकसभा में मिला है इसका जवाब। 9 मार्च 2026 को लोकसभा में श्री भरत मृतकमल्ली के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री जी ने पंकज चौधरी जी ने स्पष्टीकरण किया है कि 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन पर वेतन निर्धारण CCSRP रूल 2016 और फंडामेंटल रूल्स दोनों से शासित हुआ करता है। और जो कर्मचारी 1 जनवरी 2016 से 1 जुलाई 2016 के बीच एमएसपी के तहत यहाँ पर पदोन्नत हुए या जिन्हें वित्तीय उन्नयन मिला और जिन्होंने रूल 5 के तहत विकल्प को चुना था, उनके FR 22 क्लॉज I क्लॉज A क्लॉज 1 के तहत अगली वेतन वृद्धि की डेट जो है
वो 1 जुलाई 2016 से 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स में बदलने के विकल्प के मामलों की जांच CCSRP रूल्स 2016 के रूल 5 और DOPT के 27 जुलाई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के प्रावधानों के अंतर्गत इसको किया जाता है। अब कहने का मतलब क्या है, यानी कि इन कर्मचारियों को अपना मामला इन्हीं नियमों के दायरे में ही देखना होगा। अब नियमित और संविदा कर्मचारियों के वेतन के असमानता के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि लोकसभा में इसका मुद्दा उठा था। 9 मार्च 2026 को लोकसभा में श्री राजीव राय जी के ये सवाल किया था। उस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा जी ने यहाँ पर यह बताया कि नियमित कर्मचारियों का वेतन जो है वो सरकारी क्षेत्र में वेतन आयोग और सार्वजनिक उद्यमों में वेतन पुनरीक्षण समिति और निजी क्षेत्र में रोजगार अनुबंध के जरिए तय होता है। वहीं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होते हैं उनका रेगुलेशन एंड एवोल्यूशन सेंट्रल रूल 1971 के रूल 25 क्लॉज 2 क्लॉज बी क्लॉज ए के तहत यह स्पष्ट प्रावधान यहाँ पर यह है कि जहां संविदा कर्मचारी नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम को किया करते हो, वहां उनका वेतन, उनका अवकाश यानी कि छुट्टी, कार्य के घंटे और सेवा शर्तें यहाँ पर समान होनी चाहिए। और अब यह प्रावधान OSS एंड WC कोड 2020 में समाहित कर दिया गया है। और नवरत्न CPSES के आंकड़े देखें तो NLC इंडिया में 9,767 नियमित के मुकाबले 20,434 संविदा कर्मचारी हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम में 10,943 के मुकाबले 12,487 और NMDC में 5,677 के मुकाबले 5,319 संविदा कर्मचारी हैं। जो यहाँ पर यह दर्शाता है कि कई प्रमुख सार्वजनिक उपक्रमों में संविदा कर्मचारियों की संख्या नियमित कर्मचारियों से अधिक हुई है। अब कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट के लिए विवाहित पुत्री क्या हो सकती है पात्र, इसके बारे में बात करते हैं। ICMR का महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। 10 मार्च 2026 को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने ICMR राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद को एक अहम स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें DOPT के 30 मई 2013 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत जारी अभियोजन का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि कंपेशनेट अपॉइंटमेंट का मूल उद्देश्य यहाँ पर उस आश्रित परिवार सदस्य को राहत देना है जिसके परिवार का सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान जिनका निधन हो गया हो या क्या हुआ हो या चिकित्सीय आधार पर उसको सेवानिवृत्त किया गया है या हुआ हो, और जो परिवार है उनका आर्थिक संकट में आ चुका हो। और इस संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि जो विवाहित पत्री है वो भी कंपेंशनेट अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर पात्र हो सकती है, लेकिन बशर्ते वह कर्मचारी की मृत्यु या चिकित्सीय सेवानिवृत्ति के समय पूर्णतः उन पर आश्रित रही हो, यानी कि डिपेंड होनी चाहिए। और जो भी परिवार के अन्य सदस्यों के भरण पोषण में भी वो सहयोग करती हो। यह स्पष्टीकरण उन हजारों परिवारों के लिए राहत की खबर है अब जो इस विषय पर भ्रम की स्थिति में हुआ करते थे। अब बात करते हैं CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत कवरेज EPFO का महत्वपूर्ण प्रक्रिया संबंधी जो आदेश है वह 6 मार्च 2026 को EPFO मुख्यालय ने सभी क्षेत्रीय और जोनल के जो कार्यालय हैं उनको एक अहम परिपत्र को जारी किया है, जिसमें 22 अक्टूबर 2020 के पुराने सर्कुलर का हवाला देते हुए NPS पोर्टल पर नोडल बैंक डिटेल्स अपडेट करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया गया है। इस आदेश के अकॉर्डिंग मृत्यु या अन्य पात्र मामलों में लाभ भुगतान के लिए सबसे पहले कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का अंशदान व उस पर अर्जित वृद्धि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के अकाउंट नंबर और 2 या मुख्यालय के अकाउंट नंबर 4 अल्फा में जमा होंगी या 4A में जमा होंगी। फिर गैर मृत्यु मामलों में कर्मचारी का अंशदान EPFO के अकाउंट नंबर 8 में ट्रांसफर होगा और मृत्यु के मामलों में PFRD यानी कि एग्जिट्स एंड विड्रॉल्स रेगुलेशन 2015 के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी के खाते में
हो जाएगा। जबकि नियोक्ता का अंशदान अकाउंट नंबर 9 यानी कि पेंशन कम ग्रेजुटी फंड में जाता रहेगा। साथ ही सभी ट्रांसफर में पेंशन कन्वर्जन नेम ऑफ एम्प्लॉय ईआईडी का मानक विवरण अनिवार्य यहां पर किया गया है और साथ में बैंकिंग डिवीजन को यहां पर ईमेल से सूचना देना भी यहां पर जरूरी है। पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए लिखने की शारीरिक सीमा संबंधी प्रमाण पत्र के माननीयकरण के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि डाक विभाग ने जारी कर दिया है अनुपालन का निर्देश। 23 फरवरी 2026 को डाक विभाग ने जो भी दिव्यांग जन है उनके सशक्तिकरण विभाग DEPWT के 6 फरवरी 2026 के आदेश को सभी पोस्टल सर्किल्स और PTCS को अनुपालन हेतु अग्रेसित किया हुआ है, जिसमें एक बेहद जरूरी समस्या का समाधान भी यहां पर किया गया है। दरअसल अब तक अलग अलग परीक्षा संस्थाएं स्क्राइब और कंपनसेटरी टाइम के लिए अलग अलग प्रारूप में प्रमाण पत्र को मांगा करती थी, जिससे दिव्यांग उम्मीदवारों को बार बार यहां पर सरकारी अस्पतालों के चक्करों को लगाना पड़ता था, खासकर वे जो अपने गृह डिस्ट्रिक्ट से बाहर रहते थे या काम को करते थे। अब DEPWD ने निर्देश ये दे दिया है कि सभी केंद्र और राज्य सरकार की परीक्षाएं संस्थाएं माननीय कृत प्रमाण पत्र को उसकी वैधता अवधि तक बिना किसी परीक्षा विशेष प्रारूप की जिद किए स्वीकार करना है। RPWD एक्ट 2016 के तहत पात्र PWBD उम्मीदवारों को प्रति घंटे यहां पर मिनिमम 20 मिनट का यहां पर कंपनसेटरी टाइम मिलता रहेगा और साथ में DEPWD की 1 अगस्त 2025 की गाइडलाइंस है वो जो 31 मार्च 2026 तक यहाँ पर एवियंस में है, उसमें प्रमाण पत्र की अधिकतम वैधता 1 वर्ष ही यहाँ पर निर्धारित की गई है। यह कदम लाखों दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए बड़ी राहत को लेकर आया है। अब जुलाई 2026 से DADR की बात करते हैं। 63% मिलने की उम्मीद को बताया जा रहा है। जनवरी 2026 का CPIW ऑलरेडी देख लिया आपने। लेबर ब्यूरो ने 27 फरवरी 2026 को जनवरी 2026 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPIW को जारी किया, जिसमें 0.4% अंक की वृद्धि के साथ यह 148.6 पर पहुंच गया, जैसा कि आप सब जानते हैं। और साल दर साल महंगाई दर 3.77% रही है और यह आंकड़ा जुलाई 2026 से देश संभावित DA और DR की गणना का पहला महीना चल रहा है, जिसमें पहले ही महीने में यहाँ पर DA 60.85% पर पहुंच चुका है। और अगर आने वाले जो 5 महीने हैं उसमें CPIW यहाँ पर स्थिर रहता है तो जुलाई 2026 से DADR यहाँ पर 63% तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है। वही जनवरी 2026 से लागू DADR 60% यहाँ पर तय हो चुका है, जो मौजूदा 58% से 2% यहाँ पर ज्यादा है। और केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी एवं पेंशन भोगी कैबिनेट की मंजूरी और व्यय विभाग के आधिकारिक ऑफिस मेमोरेंडम का यहाँ पर बेसब्री से इंतजार किए जा रहे हैं। PSCS के एग्जीक्यूटिव्स और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर्स के लिए 1 जनवरी 2026 से IDA की नई दरें जारी हैं। वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी कि DPE ने एक महत्वपूर्ण कार्यालय को ज्ञापन जारी करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों यानी कि CPSES के बोर्ड लेवल और बिलो बोर्ड लेवल के जो भी अधिकारी हैं तथा जो नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर हैं उनके लिए 1 जनवरी 2026 से यहाँ पर इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी कि IDA की संशोधित दरें घोषित कर दी हैं। 1987 पे स्केल वालों के लिए यहाँ पर 99 अंकों की वृद्धि पर 22 रुपये प्रति अंक की दर से 198 रुपये IDA और AICPI औसत 97.10 पर कुल DA 18,010 रुपये देय होगा। 1997 पे स्केल वालों के लिए IDA दर 468.5%, 2007 पे स्केल वालों के लिए 236.7% और 2017 पे स्केल वालों के लिए 53.4%
निर्धारित किया गया है। 1992 पे स्केल के लिए यहाँ पर फिलहाल कोई भी आदेश को जारी नहीं किया गया है, क्योंकि पी सर्वे पोर्टल पर कोई सीपीएसई इस वेतनमान में है ही नहीं। साथ ही सभी संबंधित मंत्रालयों को यहाँ पर निर्देश दे दिया गया है कि डीए दरों का विस्तार और क्रियान्वयन उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर होगी। दोस्तों, ये थी आज की जो लाभ वाली बातें हैं, जो बेनिफिट वाली बातें हैं, हमने सारी कर ली हैं। आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं, बेल आइकन को दबाएं, हमारे चैनल को शेयर करें ताकि दूसरे भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा चैनल फैले। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, ये फ्री होता है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, भारत माता की जय।